नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी में आज हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। आखिर ये बीमारी है क्या, इससे जुड़ी अन्य जानकारियां क्या हैं और एड्स के बचाव और साथ ही साथ क्या कुछ सावधानियां इस दौरान हमें बरतनी पड़ती हैं, इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर सरोज नेथानी जी हैं, जो अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, आपने समय दिया और हमारे कार्यक्रम में आई। थैंक यू। तो आज डॉक्टर साहब से जानेंगे एड्स से जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में, बचाव से जुड़ी जानकारियां भी आज मैम से जानेंगे। तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरह से विश्व का एक बड़ा हिस्सा आज एड्स से पीड़ित है, क्या है ये घातक बीमारी? आसान शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। एड्स है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का माने होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां आपको हो जाती हैं, तब एक सिंड्रोम के रूप में ये सामने आता है। और ये HIV इन्फेक्शन से होता है। ये एक किस्म का वायरस होता है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है और तब आप तरह तरह की रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। आपकी जो किसी भी बीमारी को लड़ने की शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो आपको कोई भी बीमारी लग सकती है, जैसे कोविड के टाइम में कोविड हो जाएगा, आपको जल्दी हो जाएगा, आपको TB हो जाएगी और बाकी बीमारियां जल्दी हो जाएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होती है। जी जी बिल्कुल। मैम, एड्स की हम बात करते हैं, HIV और एड्स के बीच का डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, HIV इज़ अ वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है। वो वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं। जैसे कोविड एक वायरस है ना, तो ये वायरस से आपके शरीर में किसी तरह से चला जाता है और उसके बाद आपको एक बीमारी कर देता है। और वो बीमारी में तरह तरह की कमियां आपके शरीर में आके, लक्षण आके एक बीमारी के रूप में सामने आती हैं। तो वो पूरा जो एक पैकेज जिसको बोलते हैं सिंड्रोम की तरह वो सामने आता है। जी बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति मैम HIV संक्रमित होता है तो कहते हैं कि कई साल तक वो एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इस दौरान HIV पॉजिटिव होना और एड्स में वो तब्दील होने में कितना एक समय लग जाता है? देखिए, जब किसी को ये संक्रमण आपके शरीर में आ जाता है और वो कई तरीके से आपके आता है, जैसे असुरक्षित यौन हो गया, आपने जो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, आपने खून आपको चढ़ाया गया और वो खून शायद सुरक्षित नहीं था, असुरक्षित ब्लड था, या आपने वैसी सिरिंजेस यूज़ कर ली जो ऐसे व्यक्ति ने इस्तेमाल करी हो, या आप ऐसे किसी जगह पे गए जहाँ पे 10 लोगों को एक ही सुई से लगाया जा रहा हो, या माँ को बीमारी थी और बच्चे को ट्रांसफ़र हुई। तो पहले तो ये आप इस तरह से हुई। अब आपने कहा कि समय लग जाता है, तो एक पीरियड होता है जब वायरस आपके शरीर में गया से लेकर जब आपको बीमारी आती है। कई बार ये 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल इतने भी लग सकते हैं। तो पूरा पीरियड विंडो पीरियड कहलाता है। तो आप कह नहीं सकते कि किसको ये बीमारी है, वो लक्षण आने में टाइम लगते हैं, क्योंकि आपके शरीर में कुछ ऐसे ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और हम उसको ब्लड टेस्ट से काउंटिंग करते हैं। तो आपको उससे पता चल जाता है कि आपकी लड़ने की शक्ति कितनी है। जैसे काउंट्स होते हैं ना, आपकी लड़ने की शक्ति कितनी है। तो जिसकी कम होगी उसको जल्दी आ जाएगी बीमारी, जिसकी ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी हाई होगी, उसको थोड़ा देर में बीमारी आएगी। बिल्कुल। तो इट विल टेक ईयर्स, 2 साल, 4 साल, 6 साल, मैंने आपको कहा कुछ नहीं कह सकते। आपके जैसे मेरे जैसे हम चल रहे होंगे, पता नहीं चलेगा कि हमको एड्स है कि नहीं। बिल्कुल। आपने जानकारी दी कि किस तरह से HIV होता है, किस तरह से एड्स में आगे तब्दील होता है। लक्षण क्या होता है मैम एक ह्यूमन बॉडी की? क्योंकि सामान्य दिखाई देता है व्यक्ति, लेकिन कब उसे लगे कि पता चलता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं है और वो टेस्ट के लिए जाए, तो क्या वो लक्षण होते हैं शरीर के भीतर जिससे पता चल सकता है कि HIV पॉजिटिव है या एड्स से ग्रसित है? एड्स में काफ़ी जो वर्ड है एंड बड़ा टैबू सा है और एक सोशल स्टिग्मा है इसके साथ। हर कोई जाके एकदम से अपना कि मुझे अपना एड्स का टेस्ट कराना है, क्योंकि अभी भी हम उसको यौन संबंध से रिलेट बहुत करते हैं। तो जिसका भी हमको टेस्ट करना होता है तो हम उसकी पहले काउंसलिंग करते हैं।
कुछ चेकलिस्ट होती है और हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। जैसे गर्भवती माताएं हमारे अस्पताल में आती हैं तो हमारे लिए एक ऐसे निर्देश हैं भारत सरकार से कि 100% गर्भवती माता को अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन करा लेना चाहिए। वो एक तरह से स्क्रीनिंग होता है। तो वहाँ पे हमारे काउंसलर बैठे हैं हमारे सरकारी अस्पतालों में, CHC में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक हैं, और वो उनको काउंसिल करते हैं, उनको बताते हैं, देखो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने कभी खून ब्लड आपको चढ़ा तो नहीं था, आपने कहीं ऐसी कहीं सुई हुई तो नहीं लगाई थी, या कुछ ऐसे बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कि हस्बैंड का ट्रैवल टाइप ऑफ वर्क तो नहीं है, या जो भी है। बहुत ही बड़े सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं, बड़े प्यार से उनसे पूछा जाता है। और अगर उनको दिमाग में ये आता है कि नहीं मुझे अपनी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, तो उनकी परमिशन से हम उनका ब्लड लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं, और वो गोपनीय रखते हैं और उसी को बताते हैं और किसी को नहीं बताते। वो बिटवीन द डॉक्टर और बिटवीन द क्लाइंट होता है। जी बिल्कुल। आपने गर्भवती महिलाओं की बात की, कितने चांसेस होते हैं मैम कि एक गर्भवती महिला अगर HIV पॉजिटिव हो तो आने वाले बच्चा भी संक्रमित हो सकता है या नहीं, इसकी कितने चांसेस होते हैं? ऐसा होता है कि गर्भवती महिला का बच्चा संक्रमित होने की संभावना है, 20 to 30% तो है ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमेशा हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ती है। क्योंकि सिर्फ HIV थोड़ी है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे उस बच्चे को लड़ना है। तो हम दूध पिलाना रोकते नहीं हैं, मतलब ये ज़रूरी था इस कॉन्टेक्स्ट में बताना। उसको दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं आप पॉजिटिव हैं, कोई बात नहीं, आपके बच्चे को हम एक दवा देते हैं, एक मेडिसिन होती है, एंटीवायरल ड्रग हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, और हमें पता होता है कि ये महिला गर्भ पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को हमें क्या देखभाल करनी है। तो वो उसको बच्चे की दवाई हम शुरू कर देते हैं और उसको बोलते हैं दूध पिलाना शुरू करो, और फिर भी संभावना हो जाती है 20 से 30% बच्चों को HIV एड्स हो जाता है। जी बिल्कुल। उत्तराखंड की अगर बात की जाए मैम, तो उत्तराखंड में यहाँ पर क्या स्थिति है एड्स को लेकर, और किस तरह से आप लोगों की वर्किंग है उत्तराखंड में? लोगों, चाहे अवेयरनेस की बात हो, चाहे डिटेक्ट करने की बात हो केसेस, तो यहाँ पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि HIV एड्स कैसे फैलता है, राइट? तो जब HIV कैसे फैलता है माने हमको उन्हीं एरियाज़ में काम करना है। सो द फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया असुरक्षित यौन। सो ये एक ग्रुप होता है जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हमारे आइडेंटिफाइड है, और हमारे पास टारगेट NGOs हैं। हमारे पास उत्तराखंड में करीब 28 NGO हमने ऑन बोर्ड ले रखे हैं, और इनको बहुत ही संवेदनशील होता है ये, और बहुत ही जिसे कहें कि बहुत लोगों को पता होता है इसके बारे में, एंड येट उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन NGO बहुत प्यार से इनके साथ घुल मिल करके उसकी अवेयरनेस उनके पास कराता है। जैसे वी हैव फीमेल सेक्स वर्कर्स, मैन हैविंग सेक्स विद मैन, इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स जो ड्रग्स लेते हैं वो इंजेक्टेबल ड्रग लेते हैं। तो इस तरह के हॉट स्पॉट होते हैं। तो ये हम NGOs को सब मैप्ड है, पूरे उत्तराखंड में कहाँ के पे क्या है वो पूरा मैप्ड है, और उसके बाद वो लोग वहाँ जाके एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या करते हैं? उनकी साल में 2 बार HIV टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसमें से कोई पॉजिटिव निकलता है तो उनको दवाई के लिए हमारे ART सेंटर हैं, आपके आगे बताऊंगी इसके बारे में, जहाँ इनको ट्रीटमेंट का दवाई फ्री दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनका रेगुलर हेल्थ चेकअप, जैसे TB, क्योंकि ये TB जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको TB बहुत तेज़ी से हो जाती है। अभी उत्तराखंड में TB भी गई नहीं है, अभी काफ़ी है उत्तराखंड, तो TB की भी टेस्टिंग इसमें करते हैं। उसको हम क्रॉस रेफरल बोलते हैं कि इसको कहीं HIV तो नहीं हो गया, कहीं इसको TB तो नहीं हो गया, कोई और ऐसी खतरनाक बीमारी तो नहीं होगी, तो उसकी देखभाल करते रहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल की जहाँ हमें लगता है चांसेस हाई। उसी तरह ट्रकर्स
ये जो लोग बड़े बड़े ट्रक्स में सामान लेके आते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में कहीं कहीं खड़े होते हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, बस वहाँ रहते हैं फिर चले जाते हैं, पता नहीं ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से कहाँ इंटरेक्ट करे। तो इन ट्रकर्स की पूरा मेडिकल चेकअप करना, उनको कॉन्डोम वितरित करना, उनको HIV एड्स की जानकारी देना विदाउट एनी ये है कि आप ऐसे मत करो, ऐसे नहीं। हम किसी को एडवाइस नहीं करते, जानकारी देते हैं, क्योंकि HIV एड्स की रोकथाम सिर्फ जानकारी है, आप सिर्फ जानकारी देते हैं। इसी तरह से आपके ये जो मजदूर लोग हैं जो आते हैं ना, खूब सारे जगह जगह से मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में फैक्ट्रीज़ का भी इंटरवेंशन है। तो फैक्ट्रीज़ में किस तरह से जाके वर्कशॉप करना, लोगों को इसका डेटा देना। फिर हमारे पास आपके OST सेंटर है, दैट इज़ जो ड्रग्स इंजेक्शन लेते हैं वो सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनको ये जानकारी देना। तो उस तरह से बहुत सारे तरीके हम इनको जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम ये आपने बताया कि NGO की मदद लेते हुए आप लोग जो हॉटस्पॉट है उनको डिटेक्ट करते हैं और आगे फिर काम शुरू करते हैं। अगर खुद किसी को अपनी टेस्टिंग करानी हो, खुद किसी को ऐसा लगे कि मुझे कहीं HIV ना हो और खुद से, तो वो किस तरह से सरकार उसके लिए किस तरह की सुविधाएं देती है, कहाँ उसे जाना चाहिए, कहाँ टेस्टिंग, और किस तरह से गोपनीय आगे चीज़ें रखी जाती है? अगर किसी को खुद अपनी टेस्टिंग करानी है और उसको जानकारी लेते हुए जो अभी हम दे रहे हैं और या उसकी पूर्व की जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज होगी उसके हिसाब से वो हमारे किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो CHC है, हमारी उत्तराखंड में हमारे पास अराउंड 57 CHC हैं, सो हर और 95 ब्लॉक्स हैं, तो वहाँ हमारे ICTC और STRTI क्लिनिक्स बने हुए हैं। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारा काउंसलर है, काउंसलर से बैठ के बात करते हैं और उसका सैंपल ले सकते हैं। दूसरा हमारा सभी जिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय, बेस चिकित्सालय, हमारे मेडिकल कॉलेज, वो जा सकते हैं वहाँ पे। और हमारे वहाँ पे जो सेंटर्स हैं RTI, इसके अलावा हमारा 1097 एक टोल फ्री नंबर भी है भारत सरकार का। अगर उसके अलावा भी उसको कुछ और जानकारी लेना है, उसकी जानकारी किसी को ना बताते हुए उसको 121 एड्रेस भी किया जा सकता है। बिल्कुल। मैम कई बार ऐसे भी केसेस आते होंगे चाहे NGO के माध्यम से कि व्यक्ति नहीं टेस्ट कराना चाहता, लेकिन अगर वो संक्रमित हो तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए वो खतरा लगातार बना रहेगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ जो व्यक्ति है वो खुद ही राजी ना हो, तब आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, हम जैसे आपने कहा कि हम उसको हमें लग रहा है वो संक्रमित है, तो पहले तो हमें ये बोला हाउ डू वी नो कि वो संक्रमित है। इट इज़ जस्ट क्वेश्चन ऑफ डाउट कि हम उस पर डाउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा 4 तरीके से फैल रहा है, बहुत है ना, माँ से बच्चे को हो रहा है, आपने सुइयाँ जो लगाई, खून आपने जो लिया, या फिर ओनली 1 कैटेगरी इज़ अनसेफ सेक्स और मे बी उस तरह से बातें। तो अब बिकॉज ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, आप सिर्फ उसको मोटिवेट कर सकते हो, सिर्फ उसको काउंसल कर सकते हो, ना उसके आप पीछे पड़ सकते हो, ना उसको प्रेशराइज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। वो अपने आप से ही उसको लगेगा कि मुझे अपना कराना चाहिए तो कराता है, कॉन्फिडेंशियलिटी में रहता है। और जब उसको ट्रीटमेंट के लिए भी अस्पताल में आता है, महीने में 1 बार वो आता है और अपने पूरा डब्बा दवाई का लेके जाता है, घर में बैठ के अपनी दवाई खाता है। उसके परिवार को पता होता है, खुद ही बताता है परिवार को, हम लोग भी नहीं बताते हैं, ठीक है। और वो जाके उसका ट्रीटमेंट, तो आई थिंक हम लोग उसके पीछे नहीं पड़ते, नहीं, वी रिस्पेक्ट। और वो जब भी आए, बिकॉज रिस्पेक्ट के अलावा ये तो वही बात हो गई ना, हाउ डू वी, हम कैसे बोल सकते हैं कि इसको HIV, जब तक टेस्ट नहीं होता नहीं बोल सकते। मैं यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ आपको, आम जनता को, इसके लिए जैसे हम लोग के अस्पतालों में जब डिलीवरीज होती हैं या जब कोविड शुरू होने वाला था तो कई हॉस्पिटल्स में ये हो गया था, अरे इसको कोविड तो नहीं है मैडम, हमको कोविड हो जाएगा, हम कैसे ये डिलीवरी ले लें। तो और जब HIV भी शुरू हुआ था लॉन्ग टाइम बैक, 10-15 ईयर्स बैक, जब हम लोग जिला चिकित्सालय में डिलीवरी करते थे तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन था, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, माने आप इन पेशेंट्स की डीलिंग एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन से करें। तो इसी तरह से अगर विद इन द फैमिली या कुछ हो रहा है तो एक वो होता है कि यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, दे हैव टू यूज़ कॉन्डोम। तो कुछ नहीं तो हम उसको बोलेंगे कि भैया अगर कुछ डाउट आपको, जैसे काउंसलर को डाउट हो रहा है, कुड बी, वो बोल नहीं सकता उसको यू आर पॉजिटिव, उसको काउंसिल करके बोल सकता है कि भाई साहब आप निरोध यूज़ कर लें। और महिला को बोल सकते हैं दैट यू हैव टू रिक्वेस्ट योर पार्टनर टू यूज़ अ कॉन्डोम।
दैट इज प्रिवेंशन फर्दर दिस थिंग। बाकी हमें पता ही नहीं है उसको पॉजिटिव है कि नहीं, नहीं छेड़ सकते उसको। जिस तरह से अभी आपने कोरोना के भी जिक्र किया मैम, अब जब अस्पताल में कोई ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कोविड टेस्ट भी होता है बिफोर उसका आगे ट्रीटमेंट किया जाए। तो HIV को लेकर किस तरह की टेस्टिंग होती है? मान ले कोई अस्पताल जाता है किसी और एलिमेंट के लिए, वहाँ पर इलाज के लिए जाता है, तो क्या उस मरीज की भी HIV टेस्टिंग होती है या सिर्फ बहुत ही कुछ केसेस में वो किया जाता है? एज आई टोल्ड यू कि एक तो हम गर्भवती का करते हैं मैंडेटरी, लेकिन उसकी कंसेंट से, काउंसलिंग के बाद। इसी तरह से TB काउंसलिंग करते हैं, क्रॉस रेफरल, उसको बोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उसको HIV है और फिर TB हो गया। आप समझ रहे, जैसे HIV वाले को TB हो सकता है या TB वाले को HIV हो गया, एनीथिंग, उधर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो काउंसलिंग, TB, दो हम इसको मैंडेट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि 100% कन्वर्जन कर दें। मतलब अगर 100 गर्भवती आए, हमारे उत्तराखंड में करीब 1,80,000 गर्भवती हो जाती हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 1,80,000 का हमको HIV टेस्टिंग होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। सेम इज़ फॉर TB। एंड थर्ड इज़ ब्लड डोनेशन। जब ब्लड डोनेशन होता है एक चेकलिस्ट होती है, और हम उसको चेकलिस्ट देते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिखे हुए, और वो आदमी खुद पढ़ता है और उसमें येस नो, तो वो उसका ही मूल्यांकन हम कर लेते हैं कि इसका ब्लड हम ले ना ले। हम नहीं कहते कि तुम्हारा HIV हो सकता है, वी जस्ट टेस्ट एंड वी से नहीं, आपका ब्लड नहीं लेना। एक तो चेकलिस्ट से एक स्क्रीनिंग कर लेते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। और दूसरा ये होता है कि जब हम ब्लड डोनेशन ले लेते हैं और तब भी उसका टेस्टिंग करते हैं, और जो अगर पॉजिटिव आ गया होता है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। दिस इज हाउ वी डू। तो ये जब ब्लड डोनेशन कैंप्स भी चलते हैं जब जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोसेस देयर इज अ फॉर्मेट, फॉर्मेट होता है, स्क्रीनिंग फॉर्मेट होता है। स्क्रीनिंग फॉर्मेट के बेसिस में हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करके रिफ्यूज़ भी कर देते हैं। नॉट सेइंग दैट यू मे बी हैविंग सम, सी नॉट नेसेसरी HIV, उसको STI RTI इन्फेक्शन हो सकता है, जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ HIV का सिम्टम हो सकता है। माने उसको अभी बीमारी नहीं हुई, जो विंडो पीरियड बात की ना, अभी उसको कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ हो रहा है, या उसको कोई शिकायत हो रही है RTI STI की, तो वी नेवर नो, उसको कुछ हो ना हो। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, किसी का खून क्यों वेस्ट करना, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। और दूसरा है, जब ब्लड ले लेते हैं, हर ब्लड टेस्टिंग में जाता है, क्योंकि जो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना, हमें सेफ ब्लड देना है, तो वो ट्रांसफ्यूज। ओके। जब कोई HIV संक्रमित निकलता है व्यक्ति में, तो किस तरह की फिर आगे दवाइयाँ चलती हैं, कितनी बार अस्पताल आना पड़ता है, खाने पीने संबंधित क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, इसके बारे में बताइए। वंस वो पॉजिटिव निकलता है तो समझ लीजिए कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 ART सेंटर हैं, मतलब जहाँ हम दवाइयाँ उनको दे रहे हैं अभी, पहली बार उसको रजिस्टर करके उसको देते हैं। एक है आपका ये दून मेडिकल कॉलेज, और एक है सुशीला तिवारी, और एक है पिथौरागढ़, ठीक है। लेकिन अब हमारे 4 और नए ऐड होने वाले हैं, सारे मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे। एम्स हो जाएगा, जॉली ग्रांट हो जाएगा, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, और इंद्रेश भी हो जाएगा। सो वी विल हैव 7 आपके हो जाएंगे। तो इनको क्या होता है, शुरू में 7 महीने तक एक दिन के लिए हॉस्पिटल में आना होता है, 1 दिन 2 दिन के लिए। वहाँ उनका CT काउंट होता है, CT4 काउंट होता है। एक तरह से समझ लीजिए कि हम ये मेजर करते हैं कि इनके शरीर के अंदर इम्यूनिटी लेवल क्या है। CD4 काउंट बहुत कम तो नहीं है, क्या लेवल है, उस हिसाब से उनकी डोसेज जो बनी होती है वो डब्बा उनको दिया जाता है। उनको समझाया जाता है कि आपने ऐसे खाना है, ऐसे खाना, और आपको ऐसे रहना, बाकी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम से घर जाइए। और हर माह उनको जाना होता है 6 महीने तक, उस पर्टिकुलर प्लेस में आना होता है। उसके बाद वो अपने जिला चिकित्सालय का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारी लिंक ART सेंटर बने हैं, वहाँ पे जाके वो उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ वो अपनी दवाइयाँ लेते हैं। और उसके साथ साथ मैंने कहा उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप भी होता रहता है। NGOs भी हैं, NGOs के पास पूरी लिस्ट होती है हॉटस्पॉट के अलावा हर जिले में कितने केसेस हैं। तो और एंड ग्रुप्स भी हैं, पीपल लिविंग विद HIV, माने कुछ लोग हैं जो HIV लोगों के साथ। पीपल लिविंग विद HIV कौन हो सकता है, एक तो परिवार है, उसके बीवी बच्चे वो रह रहे हैं, उसके अलावा कुछ NGOs जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग उनसे छूत कर रहे हैं, तो उनका सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, HIV तो मैं अगर गले मिलूँ तो HIV नहीं होगा,
किसी को हाथ शेक करूँ नहीं होगा, साथ खाना खाओ नहीं होगा, आपका बाथरूम HIV वाले का बाथरूम यूज़ करूँ तो HIV नहीं फैलेगा, ये सब नहीं होने वाला है। तो लोगों को बहुत बड़ी भ्रांति है। आई थिंक कोविड इज़ बिकमिंग मोर डेंजरस। कोविड में तो छींक मारी तो उसके अंदर होगा, राइट? HIV में ऐसा कुछ नहीं है। सो कोविड इज़ बिकमिंग मोर डेडली, है ना? तो HIV में हमें ज़्यादा इतना नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है, उनको अपनाने की भी ज़रूरत है। अभी तो भारत सरकार ने एक्ट बना रखा है कि एक्ट में आपको उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रखो, सोशल स्टिग्मा ना होने दो उनको, प्रोटेक्ट देम, वो जो भी है। सो इट्स लाइक दैट। बिल्कुल। बचाव की अगर यहाँ पर बात की जाए, किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर एक व्यक्ति ले सकता है HIV ना हो? क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जीवन में? जैसे अभी मैंने ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये जानकारी दे रहे हैं लोगों को। सो HIV का बचाव इस जानकारी, आपको जितनी जानकारी हो अच्छा है। सो जानकारी का मतलब यहाँ हुआ, जैसे मैंने कहा, सुइयों से। सुई तो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप देख लो कौन सी सुई इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ सुई पड़ी है, ऐसी खुली सुई पड़ी है, अभी शायद 1 मिनट पहले किसी और को लगाई है, अब आपको लग रही है। सो दिस बिकम्स वन वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो नीडल है, बिल्कुल फ्रेश नीडल खुल के कोई लगाए आपको, उसको शेयरिंग ऑफ नीडल्स बिल्कुल ना हो। ब्लड आप सिर्फ ऑथराइज्ड ब्लड बैंक से ही ब्लड लें। जो ब्लड जब डोनेशन होता है और हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ऑथराइज ब्लड बैंक से ही आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करें। एंड द फर्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा कि अनप्रोटेक्टेड अनसेफ सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, तो यू नेवर नो, है ना, बिहेवियर है ना, ये भी किसी तरह का बिहेवियर है। तो वहाँ पे कॉन्डोम इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड हैव बी फेथफुल, हैव ओनली वन पार्टनर, यू नो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यही बचाव है, जानकारी ही बचाव है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। मेडिकल साइंस की अगर बात करें तो इसके क्योर के लिए एक प्रॉपर दवा नहीं है जो एड्स को कंट्रोल कर सके, लेकिन किस तरह से रिसर्च या किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आगे आपको भविष्य में एड्स के प्रति किस तरह का एक माहौल दिखता है मेडिकल साइंस की तरफ से? क्या आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि एड्स के लिए भी कोई ऐसी दवा हो जो एड्स को कंट्रोल कर सके एक ह्यूमन बॉडी में? यू नो, रिसर्च कंटिन्यूड प्रोसेस है। जब भी कोई बीमारी आती है, न्यू वायरसेस आते हैं, नई नई बीमारी आती हैं और रिसर्च अपना चलती रहती है, वैक्सीन भी चलती रहती है, सब साइड बाय साइड चल रहा होता है। सो रिसर्चेस आर स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ़ केसेस जो एंटीवायरल थेरेपी है जो अभी चल रही है अभी, और जो भारत सरकार से जो हमें आती है, ये इंटरनेशनल लेवल से जो WHO के मैंडेट होते हैं, ये वहाँ से डिक्लेयर होता है कि ये दवाई आपको लेनी है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि बाई चांस अगर कोई ये ले रहा है मेडिसिन तो इसको लाइटली ना समझे, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कुछ लोग क्या करते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के जाके ये वाली दवाई और बहुत महंगी होती है। एक तो उनको HIV हो जाता है और ड्यू टू वट एवर रीज़न उनमें स्टिग्मा होता है और वो वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं वैसे भी वो गरीब होने शुरू हो जाते हैं, फालतू का इधर उधर खर्चा करने लग जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, जॉब में नहीं जाते, वहाँ लोग उनको बॉयकॉट करने लगते हैं। तो मेरा ये सबके लिए आग्रह है, आपको मैंने बताया है कि ये ऐसे फैलता ही नहीं है, तो दे शुड बी इन द मेन स्ट्रीम। नंबर 1, ड्रग्स बिल्कुल WHO मैंडेटेड दवाई है जो भारत सरकार से आ रही है, फ्री है। रिसर्च, दिस इज़ एज पर द लेटेस्ट रिसर्च। बट येस, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ग्लोबली ख़त्म हो जाए, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज़ इट विल टेक टाइम। जब ये शुरू में आया था 80s में, तो अब हम ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अहेड, 40 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, है ना, 30-40 ईयर्स हमें हो गए। तब तो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं होता था, मिडिल कॉलेज में बस एक लाइन शुरू हुई थी, अब ये पूरा इतना बड़ा सिलेबस हो गया। बट इट्स बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो आई थिंक ऐसा चिंता की विषय नहीं। ART थेरेपी की आपने बात करी, इसके बारे में भी हम चाहते हैं आप दर्शकों को थोड़ा बहुत बताएं कि किस तरह से इसको किया जाता है, इसके क्या चीज़ है बेसिकली? See, ART therapy doesn't mean any therapy on you. Therapy means treatment. It's a treatment. एक तरह तरह की दवाइयाँ हैं
एक डब्बे में, जो आपको दी जाती है, समझाई जाती है कि भैया ये आपको सुबह खानी है, ये शाम को खानी है। आपका एक चार्ट बनता है और आपको बताया जाता है कि आप इतने अंतराल में हमारे पास आएंगे, मैं आपका ब्लड लूँगा, आपका CD4 काउंट करूँगा, कार्ड बनता है और इस तरह से पूरा दैट इज़ द थेरेपी। इट्स नॉट एनी अदर थेरेपी, इट्स जस्ट प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट। जी, प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट। दवाई का एक डब्बा है, जैसे टीबी में देते हैं ना दवाई, दवाई का एक डब्बा है और आपको समझाया जाता है। और कई बार मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ दर्शकों को, उत्तराखंड में भी काफ़ी केसेस तो है ही, लोग क्या करते हैं, खुद नहीं आते, अपने किसी को भेज देते हैं, पिताजी को भेज देते हैं, किसी, क्योंकि वो डरते हैं, शर्माते हैं, छुपना चाहते हैं, लोगों को पता ना चले। और प्रॉक्सी मेडिसिन जहाँ हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, उससे क्या होता है, जिसको हो रहा है ये इन्फेक्शन, अगर हम उस मरीज को देखें ना, महीने में एक बार डॉक्टर उसको नहीं देखे तो पता नहीं चलेगा कि कहीं उसको कोई और, मैंने कहा ना, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, आपको कोई और बीमारियां तो नहीं लग गई। आप HIV से थोड़ी मरते हैं, आपको पता है आप किससे मरते हैं? आप मरते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, माने वो इन्फेक्शन जो आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अपॉर्चुन माने जो आपका फायदा उठाता है ना, तो फायदा जितने आपके चारों तरफ कीटाणु घूम रहे, टीबी हो, मलेरिया हो, कोई भी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, डेंगू हो, कुछ भी हो, अभी कोविड हो, वो आपको अटैक करेगा। तो आपको अपना रेगुलरली खुद जाके दवाई लानी चाहिए। तो ये मेरी सबसे आग्रह है कि भैया खुद जाओ दवाई। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल चलते चलते आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे एड्स संबंधित, और जो भ्रांतियां तमाम जो एड्स को लेकर इस वक्त मौजूद है उनके बारे में क्या कहेंगे? भ्रांतियां तो मैंने आपको बता दी कि ये किसी को गले मिलने से, हाथ मिलने से नहीं होता। और यदि आपको जानकारी भी है कि आपके इर्द गिर्द पड़ोस में किसी को एड्स है, तो उसको सपोर्ट करें और उसको मोटिवेट करें, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें, उसको रिस्पेक्ट करें और लोगों को अस्पताल में स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। दैट्स ऑल। एड्स का बचाव, एड्स की जानकारी है और कुछ नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर नथानी, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जो एड्स संबंधित जानकारी आज डॉक्टर नथानी ने आपके साथ साझा की है, उम्मीद करते हैं आपको इससे बेहद लाभ मिलेगा। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।